तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर नंबर 4 का पार्ट 1 काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करवा दिया था। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। आज के इस पार्ट में बच्चों हम लिटरेचर पार्ट पूरा देखेंगे, यानी आपके जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं उन सबको देखेंगे, और लास्ट का जो रचनात्मक कार्य होता है उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से आप इजीली रचनात्मक कार्य में अच्छे खासे नंबर ला सको। काफ़ी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3 ये सब नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरा का पूरा हेल्प हमारे वीडियोस का मिल सके। ये वीडियो भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, उन सब का लेखा जोखा जो क्वेश्चन होता है उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम अभी 1 घंटे बाद है या 1 दिन के बाद है तो इन क्वेश्चन को जरूर याद करना, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। और एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो आंसर भी समझ जाते हो, और आंसर आप समझ जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आंसर चला जाएगा, और वही सेम क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देखोगे तो कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओगे। तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ चीज़ें और जान ले बच्चों, जैसे कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, टोटल आपके मार्क्स होंगे 80 मार्क्स। तो बाकी चीज़ों को छोड़ो, सामान्य निर्देश मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। सीधा ही हम हमारा पार्ट 2 शुरू कर देते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। अब बच्चों एक चीज हमें ध्यान देना है, अगर 25 से 30 शब्द बोला गया है तो 25 से 30 शब्द में ही लिखना है। आप मैक्सिमम 50 तक चले जाओ, लेकिन उससे ऊपर मत जाओ, क्योंकि अगर पैराग्राफ आप लिखने लग जाओगे ना तो जो एग्जामिनर होगा वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, तो आपके एग्जाम कट जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों, मैं 5 के 5 के आपको आंसर बताने वाला हूँ, लेकिन आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। अब बच्चों जो हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ी है अपने बुक में, उसमें जो लेखक है बच्चों उसने कहा है कि हमारा समाज एक चुनौती है, लेकिन चुनौती क्यों कहा है उसने, इसका हमें रीजन बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सांवले सपनों की याद, पथ के आधार पर बताइए कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। अब बच्चों हमने जो सांवले सपनों की याद पढ़ा है चैप्टर, उसमें हमें पता चलता है कि पर्यावरण के लिए कितनी चीजें वहां बोली गई है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता या आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन आप एक तरीके से बता सकते हो कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इजी है, आप दिमाग से भी दे सकते हो आंसर। अगला है बच्चों, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। अब देखो क्यों ली जाती होगी हाजिरी, ये आपको पता है, ये मैं आपको आंसर बता भी दूंगा। ठीक है, अभी आंसर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक एक करके आपको सबके आंसर बता दूंगा बच्चों। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता गया था कि किस तरीके से भेदभाव हुआ करता था लड़कियों के साथ पहले जमाने में, लेकिन अभी है बच्चों बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना होगा, बहुत सारे स्लोगन आ चुके हैं। तो अभी जो बेटियों की महत्व है ना बच्चों, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बेटियां हैं, औरतें हैं, वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो इसलिए बच्चों इसका भी आंसर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, अभी तो बस मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दे दिया है। अब अगला है बच्चों, इनमें से किसी एक पंक्ति पर व्यंग स्पष्ट करना है। बच्चों इस पे व्यंग किया गया है, इन 2 चैप्टर जो हमारा लिखा हुआ है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर है। व्यंग्य का मतलब होता है बच्चों, अगर हम समझे तो सरकाजम, किस तरीके से बेइज्जती किया गया है इसमें, ये कह सकते हैं आप। और अगला है बच्चों, जिसे तुम घृणित समझाते हो या समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो बच्चों ये भी हमारा जो प्रेमचंद का जूता चैप्टर है उसमें से ही लिया गया है।
तो बच्चों इनके क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन था बच्चों उपभोक्तावाद वाला, तो देखते हैं कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, क्योंकि इस संस्कृति में केवल भौतिक वस्तुओं और धन के संचय को ही सफलता का मापदंड माना जाता है। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा बच्चों, भौतिक वस्तुओं को ही, धन संचय को ही सफलता का मापदंड माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और आगे देखते हैं बच्चों, ये संस्कृति मानवता, नैतिकता और सामाजिक संबंधों की उपेक्षा करती है। उपभोक्ता संस्कृति ने हमारी ज़रूरतों को बढ़ा दिया है, जिससे लोग लगातार अधिक उपभोग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे समाज में असमानता, मानसिक तनाव, पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है। इस प्रकार उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। बच्चों इस चैप्टर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या बोला गया है बच्चों, जो मेन संस्कृति थी हमारी, मानवता, नैतिकता और सामाजिक संबंध, इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब इसको नकार रहे हैं। लेकिन वो क्या समझते हैं बच्चों, जो संस्कृति को बस वो समझ रहे हैं केवल क्या, भौतिक वस्तु, धन का संचय यानी धन को बटोरना को ही सफलता का मापदंड माना गया है। लेकिन सफलता का मापदंड देखें बच्चों, तो अच्छी मानवता, नैतिकता और सामाजिक संबंधों को ही हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे जो संस्कृति है हमारी, उसी को दिखाती है। ठीक है बच्चों, अगला का आंसर लिखते हैं बच्चों, कि सांवले सपनों की याद पंक्तियों में पर्यावरण के प्रति, बच्चों ये लाइन आप लिख दोगे ना तो काफी अच्छा लगता है एग्जामिनर को। हम पॉइंट देखते हैं। पहला है बच्चों वृक्षारोपण, यानी वृक्ष को दोबारा लगाना, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम पर्यावरण में हरित आवरण बढ़ा सकते हैं और वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वृक्षारोपण का मतलब होता है बच्चों पेड़ को लगाना। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है बच्चों, कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा करें। अब बच्चों इन्हीं को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप अगर पढ़ोगे तो पढ़ लो, इसको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप एक्सप्लेन ना करते हुए भी ये पॉइंट लिख देते हो, वृक्षारोपण, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा का उपयोग, तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। आपको इसको एलोबरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर तो और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप आराम से 2 या 3 पॉइंट लिख के खत्म कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था बच्चों, हाजिरी क्यों ली जाती थी कांजी हाउस में कैद पशुओं की, तो उसका देखते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी ताकि उनकी स्थिति और संख्या का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। जैसा मैंने बताया कि उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, क्या पता भाई एक कम हो जाए, एक ज्यादा हो जाए, तो इसलिए हाजिरी ली जाती थी। जैसे स्कूल में बच्चों हाजिरी ली जाती है कि आज कौन बच्चा आया, कौन नहीं आया। ये हाजिरी पशुओं के स्वास्थ्य, देखभाल और उनकी स्थिति की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। कांजी हाउस में पशुओं को उनकी दुर्दशा या शोषण से बचाने और उचित उपचार देने के लिए हाजिरी लेने का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई पशु गायब ना हो या कोई अनहोनी ना घटे, इसलिए बच्चों कांजी हाउस में हाजिरी ली जाती थी। अब अगला है बच्चों, इसमें जो 2 पॉइंट था जो मतलब व्यंग्य किया गया था, उसको समझाने की बात है, तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ एक बार। इस कथन से यह पता चलता है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में समाज में विभिन्न प्रकार की भेदभाव परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं। हालांकि ये भी दर्शाता है कि कुछ परिवारों में लड़कियों को अच्छे आचार व्यवहार सम्मान के साथ पाला जाता है, लेकिन अनेक जगहों पर लड़कियों के जन्म को एक बोझ माना जाता है। आज भी कुछ परिवारों में लड़कियों के जन्म को लेकर सामाजिक और आर्थिक दबाव होते हैं। इसके बावजूद कई समाज में लड़कियों के अधिकारों और समानता के लिए जागरूकता बढ़ रही है और उनके जन्म को एक खुशी के अवसर पर के रूप में देखा जाने लगा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इस क्वेश्चन को बच्चों बना के भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है व्यंग्य वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन बच्चों व्यंग्य वाला क्वेश्चन अब आ रहा है। क्या था बच्चों उसमें, कि इस पंक्ति में व्यंग्य यह है कि समाज और लोगों की प्राथमिकताओं पर कटाक्ष किया गया है। इस पंक्ति से यह संकेत मिलता है कि आजकल समाज में फैशन, ब्रांड, बाहरी दिखावट की अधिक महत्ता दी जाती है, जबकि इनकी वास्तविक कीमत और उपयोगिता से कोई फर्क नहीं पड़ता। जूता और टोपी के उदाहरण के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि आजकल दिखावे की कीमत सच्चाई से अधिक हो गई है। यह एक प्रकार का व्यंग्य है जो समाज के प्राथमिकता और वास्तविकताओं के बीच अंतर को उजागर करता है। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं हम। अगला है, इस पंक्ति में व्यंग्य यह है कि लोग जो किसी वस्तु या व्यक्ति को
घृणित मानते हैं, उसी चीज की ओर अपनी नफरत के बावजूद इशारा करते हैं। यह समाज की दोगली मानसिकता और असंगत व्यवहार को दर्शाता है, जो किसी चीज को नापसंद करते हुए भी उसे जुड़ा रहता है। यहाँ पर व्यक्ति के दोहरे आचरण पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बच्चों पठित पद्यांश से आता है, यानी आपके बुक से ही लिया गया है ये क्वेश्चन। तो बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसको पढ़ने से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब बच्चों अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, कवि रस खान का असली नाम क्या था? बच्चों कवि रस खान का असली नाम था सैयद इब्राहिम। आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और या इसके क्वेश्चन भी काफी बन जाते हैं, तो इसका आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथन क्या क्या है बच्चों, कि रसखान के द्वारा जिस देवता की भक्ति की है भगवान कृष्ण, बिल्कुल सही है बच्चों, भगवान कृष्ण की भक्ति की गई है। रसखान जिस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेने की इच्छा करते हैं वो है गोवर्धन पर्वत, बिल्कुल सही है बच्चों। रसखान अगले जन्म जन्म में पशु बनना चाहते हैं, जो कि है गाय। रसखान अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ब्रज के हरे भरे वन और तालाब। बच्चों ये चारों पॉइंट ठीक है। बच्चों इसका रीजन है, जो रसखान थे वो भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते थे, इस वजह से ही कि भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर रहते हैं, वो गाय को पालते हैं। उनका जो पालतू पशु होता है बच्चों वो गाय होता है, और ब्रजवासी जो लोग होते हैं वहाँ पे वन और तालाब अच्छे अच्छे होते हैं, तो वो उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह बनूं। तो बच्चों ये चारों पॉइंट ही सही हो जाएगा। तो हम बच्चों ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, कथन ए 1 2 3 सही है बच्चों। ये जो प्रश्न नंबर या आंसर नंबर घ है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला देखते हैं बच्चों क्या है, कि कवि रसखान ने पहले और दूसरे छंद में कौन सी भावना व्यक्त की गई है? तो बच्चों अगर छंद आप पढ़ोगे तो आपको चलेगा पता कि जो ये खा ऑप्शन है, द्वारकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली तथा ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम तथा ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम, ये मैंने 2 बार लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा उसके दूसरे छंद में। क्योंकि बच्चों ये पोएम ही ना अपने आप से काफी बड़ा है, इसको समझाने में ना आधे 1 घंटे की वीडियो बन जाती है इस पोएम को, तो कोई फायदा नहीं है बच्चों इतना टाइम वेस्ट करने से। हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आप ध्यान देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर आप समझ जाओ, आंसर समझ जाओ, क्योंकि मैं काफी चीजें आपको ऐसे बता दूंगा जो आप समझ जाओगे तो एग्जाम में आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं और आप आंसर भी बहुत अच्छे से लिख दोगे। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। कवि के अनुसार निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। रसखान ने ब्रजभूमि को सर्वपुरी माना है, मतलब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ब्रज श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कवि 8 प्रकार की सिद्धियों को गाय चराने के सुख के लिए छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बच्चों, क्योंकि तो भगवान कृष्ण थे वो भी यही करते थे, उनको अच्छा लगता था ये करना। तो ये रसखान भी चाहते थे कि मैं भी इस तरीके के जो गाय हैं मैं चरा सकूं, मैं 8 प्रकार की सिद्धियों को भी छोड़ दूंगा, ये भी कहा गया है पोयम में। अगला है बच्चों, रसखान की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रमुख प्रभाव दिखता है, बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो भी ब्रज भाषा में ही बात करते थे, इस वजह से ये प्रभाव दिखता है। लास्ट में लखुटी और कमरिया के प्रति कवि अपनी संपत्ति को समर्पित करने को तैयार है, नहीं बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला जो 5वां जो आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या कहा गया है, कविता के अनुसार दिए गए शब्दों तथा उनके अर्थों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है बच्चों। क्या है, गिरी और तड़ाक देखिए तो ये पहाड़ और तालाब होते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। गिरी को बच्चों हम कहते हैं पहाड़, और तड़ाक को कहते हैं बच्चों तालाब, ये बिल्कुल सही है। कालिंदी और पुरंदर को यमुना और इंद्र से बोला गया है। कहाँ बस को वश में ना होना, ये भी बोला गया है बच्चों, ये ब्रजभाषी है, ब्रज भाषा में ये मतलब होता है। मझारन को कहा गया है बिछुआ, बिल्कुल ये चारों बच्चों जो चारों पॉइंट है ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम अगर ऑप्शन में जाके देखें तो ऑप्शन नंबर जो ग है बच्चों वो ठीक हो जाएगा। बच्चों मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपको ये शब्द दिए गए और उन पे सही विकल्प चुनना है, तो ज्यादातर बच्चों 90% ऑफ चांस हमारा चारों ही ऑप्शन ठीक होता है। तो बच्चों अगर आपको समझना है कभी कि नहीं यार ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो हमेशा बच्चों कथन 1 2 3 4 पे सही पे आप टिक कर देना, आपके मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि 90% चांस में होता है कि ये सही हो, 90% चांस है बच्चों, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 90% चांस में ये होता है कि ये आपका सही आंसर हो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि कबीरदास जी ने उच्च कुल के महत्व को क्यों नकारा है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा याद कर लेना और ध्यान से देखना। अभी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कबीरदास जी ने ऊंचे कुल के महत्व को नकारा क्योंकि उनके अनुसार किसी का जन्म और जाति नहीं, बल्कि उसकी आस्था और कर्म ईश्वर प्राप्ति में महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने पूजा पाठ, कर्म कांड और अन्य धार्मिक प्रथाओं का विरोध किया और कहा कि सच्ची भक्ति और प्रेम ईश्वर को पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये देखो। क्योंकि बच्चों किसी का जन्म होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, सिर्फ वो अपनी आस्था और ईश्वर प्राप्ति का वो महत्वपूर्ण मानते हैं, ये कहा गया है उसमें। एक तरीके से बोला गया है कि जो धर्म के साथ भेदभाव करते हैं बच्चों, वो ना करो। अगला है बच्चों कि वाक कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। खा खाकर कुछ पाए नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसको बच्चों हम करते हैं स्पष्ट। यह पंक्ति जीवन के सरल और संतुलित तरीकों को समझाती है। यह दर्शाती है कि अधिक भोग विलास करने से व्यक्ति को वास्तविक सुख नहीं मिलता और अत्यधिक गर्व और अहंकार से बचना चाहिए। संतुलित जीवन ही सही दिशा दिखाती है। जैसे कि बच्चों बोला, जो आपकी जो संतुलित जीवन है ना बच्चों, वो आपको सही दिशा दिखाएगी। लेकिन आप अगर अत्यधिक गर्व करोगे अपने ऊपर, ईगोइस्टिक बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे, तो वो आपको वास्तविक सुख नहीं देगा कभी भी। लेकिन जो संतुलित जीवन होगा बच्चों, उससे आपको वास्तविक सुख मिल जाता है। अगला है, क्या कहता है बच्चों, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है। यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। इस पंक्ति में मुरलीधर यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण व्यक्त किया गया है। कवि ने इस भाव को व्यक्त किया है कि वो श्री कृष्ण के बिना अन्य किसी से कोई प्रेम नहीं करेंगे, जो प्रेम और विश्वास की उत्कृष्टता को दिखाता है। यह काव्य सौंदर्य का एक भावपूर्ण चित्रण है, जो कि रसखान से लिया गया है बच्चों। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऊपर बताया मैंने, रसखान जो पोएम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, वहीं से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है। ठीक है, तो उस पोएम को बच्चों या कविता को बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। ग्रामश्री कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? बच्चों जो ग्रामश्री जो कविता है उसमें गांव को बताया गया है, मतलब गांव के चित्रण हुआ है, लेकिन वो किसी भी भूभाग का बताया नहीं है कि कहाँ से होगा। तो हमें बताना है कि कहाँ का हो सकता है, क्योंकि उस पे लिखा हुआ नहीं था बच्चों कि कहाँ का है। तो बच्चों हम देखो किस तरीके से आंसर लिखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा ये आंसर। ग्रामश्री कविता में वर्णित गांव आदर्श ग्रामीण जीवन का प्रतीक है। यह गांव भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो सकता है, जहां कृषि आधारित जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रमुख स्थान होता है। यह कविता उत्तर भारत या मध्य भारत के किसी छोटे गांव का चित्रण कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये हमने अंदाजे से आंसर बताया और अंदाजे से ही आंसर इसका बताना था। अगला है, क्या कहता है बच्चों, मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर मैंने जानबूझ के बड़ा लिखा है, क्योंकि अगर आप इतना ही रखे तो भी हमारा आंसर है, और इसके बाद अगर हम इतना भी रखे तो भी हमारा आंसर सेम ही होता है, आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ फिर भी। मेघ है कविता में गांव में बारिश के मौसम की प्रतीक्षा और कृषि आधारित रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है। कवि ने बारिश के मौसम को स्वागत की तरह चित्रित किया है और बताया है कि कैसे गांव के लोग अपने खेतों को संवारने और प्राकृतिक बदलावों का पालन करते हैं। यह कविता ग्रामीण रीति रिवाजों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। मेहमान के आगमन पर गांव में खुशी छा जाना। देखो बच्चों, मेहमान के आने पर गांव में खुशी छा जाना, ग्रामीणों का मेहमान को उत्सुकता से देखना, बुजुर्गों द्वारा सत्कार करना, परिवार के किसी सदस्य द्वारा पानी लाकर पैर धोने का प्रबंध करना। ये बच्चों गांव की रीति रिवाज है, जो हमारे ग्रामश्री चैप्टर या मेघ आए चैप्टर से आपके लिया गया है। ग्रामश्री बच्चों फ्लो में निकल गया, आप समझ जाना, मेघ आए कविता से आपका लिया गया है ये चीजें। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान देना।
कहा गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में यह बताया गया है कि गरीबी और पारिवारिक दबाव के कारण बच्चे अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाते। उन्हें खेलने या पढ़ने का समय नहीं मिलता क्योंकि वे आर्थिक मदद के लिए काम करने जाते हैं। इस कविता में यह सामाजिक मुद्दा उठाया गया है कि बच्चों को शिक्षा और मनोरंजन के साधनों से वंचित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे उठाया गया है। इसको आगे बढ़ाओ यार, बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जो ये गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारा शुरू होता है कौन सा क्वेश्चन बच्चों, 11th क्वेश्चन, जो कि जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पान की दुकान पर एकत्रित लोग बाढ़ के संबंध में तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन लेखक ने वहां से हट जाने में ही अपनी भलाई क्यों समझी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो चैप्टर है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में सेम क्वेश्चन डिट्टो आने के 95% चांस हो कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अगर नहीं आता है बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसी का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब वर्डिंग अलग होगी लेकिन आंसर आपका सेम होगा, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आंसर होगा बच्चों, लेखक ने पान की दुकान पर बाढ़ के संबंध में हो रही अटकलों और अफवाहों को सुनने के बाद वार्ड से हट जाने में भलाई समझी, क्योंकि वह जानता था कि लोग बिना सही जानकारी के अपनी राय बना रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सटीक जानकारी होना जरूरी था। इसलिए लेखक ने समय गंवाने के बजाय चुपचाप वहां से हट जाना उचित समझा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अगला है बच्चों, क्या कहता है कि मेरी संघ की औरतें, पाठ में लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन को के आलोक में लेखिका की मां की विशेषता लिखिए। बच्चों हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन देखा था और हमने 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यानी ये चैप्टर बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके 2 क्वेश्चन लिए हैं। आंसर देखते हैं। लेखिका की मां एक अत्यधिक सशक्त और स्वतंत्र महिला थी, जो परंपराओं का पालन ना करते हुए भी समाज में सम्मान और प्रेम से जानी जाती थी। उन्होंने सच्चे रिश्तों की अहमियत को समझा और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मेल-जोल बनाए रखा। उनकी समझदारी, सहानुभूति और दूरदर्शिता ने उन्हें सबके दिलों में विशेष स्थान दिलवाया। ठीक है बच्चों, ये कारण था सबके दिलों पर राज करने का, जो मैंने आंसर में आपको बता दिया। अगला है बच्चों, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है बच्चों? ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर जमाने की अपनी ही बात अलग होती है। मतलब वो बात अलग ही होती है और हर जमाना अलग ही होता है। इस वजह से ये चीज नहीं बोलना चाहिए। मैं अब आपको आंसर बताता हूँ। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद का हमारा जमाना था कहकर वर्तमान से अपनी तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर समय अपनी विशेषताएं होती है। मतलब हर समय की अपनी विशेषताएं होती हैं। पहला समय अलग था और अभी का समय अलग था। उनकी विशेषताएं अलग थी, हमारी विशेषताएं अलग हैं। समाज में बदलाव स्वाभाविक है और पुरानी सोच को हर परिस्थिति पर लागू करना वर्तमान की जटिलताओं को सही ढंग से समझने में रुकावट डाल सकता है। यह तुलना अतिवादी और पूर्वाग्रही दृष्टिकोण से होती है। मतलब बच्चों, पहले हमारा जमाना था, मतलब वो पहले की बात होती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, पहले से अभी हमारा देश या हम खुद डेवलप हो जाते हैं। तो उस जमाने की विशेषताएं भाई अलग थी और अभी की विशेषताएं अलग है। अगर आप उसको अभी से कंपेयर करोगे तो वो बिल्कुल भी कंपेयर करने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी की चीजें बदल चुकी हैं। इस वजह से तो बच्चों ये था हमारा खंड गा। अब आता है हमारा खंड घा, जो कि हमारा है रचनात्मक लेखन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि इसमें जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बड़ा मजा आता है करने में और लेंदी भी होता है और हमारा जो सोच होता है ना बच्चों, वो भी काफी अच्छा हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित 3 विषयों पे में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान ध्यान देना है बच्चों, इसमें बच्चों संकेत बिंदु भी दिया गया है। पहला है बच्चों, भारत में शिक्षा का महत्व। संकेत बिंदु, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा में सुधार के उपाय, समाज पर शिक्षा का प्रभाव। पहला ये है। दूसरा हमारा है बच्चों, शहरीकरण के फायदे और नुकसान और विविधता में एकता। ठीक है बच्चों, मैंने तीनों के मैंने पैराग्राफ लिख दिए हैं। आप तीनों को पॉज करके पढ़ लेना। मैं सिर्फ आपको एक पढ़ के बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से संकेत बिंदु के अनुसार लिखा है, आपको भी वैसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग देना है, भारत में शिक्षा का महत्व।
जो कि आप काले पेन से डाल दोगे तो और अच्छा लगेगा, नीले पेन से बाकी आप ये लिख देना। तो लिखते हैं बच्चों, भारत में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये समाज के हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। कहने का मतलब है बच्चों, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा होता है तो वो जाहिर सी बात है अच्छा काम करेगा, और जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं होगा वो अच्छा काम नहीं कर पाता, यानी कम पैसे कमाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, तो अपनी जीवन जीने की दिशा को वो बदल देता है। ठीक है? शिक्षा का उद्देश्य ना केवल ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि ये व्यक्ति व्यक्तित्व विकास, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक संरक्षण में भी मदद करती है। भारत में शिक्षा के 2 मुख्य प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। हालांकि शिक्षा प्रणाली में कई सुधारों की आवश्यकता है, जैसे पाठ्यक्रम का अद्यतन और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार। एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था से ही समाज में सुधार और विकास संभव है। समाज में शिक्षा का प्रभाव क्या है बच्चों? समाज में शिक्षा का प्रभाव गहरा है क्योंकि ये ना केवल व्यक्तियों को सक्षम बनाती है, बल्कि समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करती है। ये बच्चों हमारा पैराग्राफ हो जाता है। उसके बाद बच्चों मैंने अथवा का भी पैराग्राफ लिखा और उसके अथवा का भी पैराग्राफ लिखा। आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, ये पॉज करके आप पढ़ लेना और ये भी पॉज करके आप पढ़ लेना, क्योंकि एज इट इज आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। तो जरूर इनको बच्चों पॉज करके पढ़ना, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में और आपको चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ईजी शब्द में इन चीजों को लिखा है कि आपके दिमाग में एक बार पढ़ के पूरा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों पत्र लिखन। 100 शब्द में हमें पत्र लिखना है। इसमें भी बच्चों हमारा 3 ऑप्शन दे रखा है। पहला क्या है? पहला है बच्चों का, दूसरा है खा, तीसरा है बच्चों घा। तो बच्चों पहला क्या है? आप आर्यन श्वेता है, अपने छोटे भाई को आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव और टिप्स देते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखिए। आप आर्यन प्रियंका है, अपने क्षेत्र की सड़क सड़क की खस्ता हालत के बारे में नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए। आप अमित लता हैं, आपके विद्यालय की विज्ञान, देखो बच्चों ये तीनों ही पत्र अलग है, एक औपचारिक है, अनौपचारिक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा तीनों ही बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों पहला वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है? प्रिय भाई, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, ये लिखने के बाद बच्चों थोड़ा सा लाइन छोड़ देना, आप यहाँ पे ऐसे लाइन छोड़ देना, उसके बाद आगे से करना शुरू करना। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे हो, मतलब इस तरीके से बच्चों आपको पूरा ही आपको पत्र लिख देना है। आप पॉज करके इसको पढ़ लो। मैंने इस तरीके से लिखा है और आपको इसी तरीके से लिखना है। 2-3 पैराग्राफ आप जरूर लिखना, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे पढ़ने में। अगला है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, नगर निगम अधिकारी को लिखने वाला, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों अपना एड्रेस लिखे आप। ठीक है, उसके बाद नगर निगम का एड्रेस लिखे। अपना एड्रेस लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे डेट डाले 20 मार्च, जो भी आपका एग्जाम है, आपका फरवरी को एग्जाम है तो फरवरी का डेट लिख देना बच्चों। ठीक है, नगर निगम अधिकारी करोल बाग में ही है और ये एड्रेस है करोल बाग का। ठीक है, विषय क्या है बच्चों? सड़क की खस्ता हालत पर ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कभी भी पूर्ण विराम मत डालना, पूर्ण विराम कभी नहीं डलता यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना सब्जेक्ट में। मान्यवर लिख के बच्चों आपका पत्र स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? मैं आर्यन या प्रियंका आपके क्षेत्र का निवासी हूँ। सड़क की खस्ता हालत पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र की प्रमुख सड़कें जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, यानी खराब हो चुकी है, जिनमें कई जगह गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इस समस्या को हल करने के लिए सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए और सड़क की नियमित देखरेख की व्यवस्था की जाए। आपसे अनुरोध है कि इस मामले में कार्यवाही की जाए। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको प्रोफेशनली लिखना है, आपको ये नहीं लिखना कि मुझे पसंद नहीं है, हम ये नहीं चाहते। भाई आप ना पूरे अपने सोसाइटी को यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चों, दिखा रहे हो कि हम लिख रहे हैं, पूरी हमारी सोसाइटी लिख रही है पत्र, तो आपको प्रोफेशनल लिखना है पूरा पत्र। इस तरीके से आप लिख के 100 वर्ड का ध्यान देके 100 से 150 वर्ड में आप लिख दो इस पत्र को, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रधानाचार्य का। आपने बहुत पत्र लिख रखे हैं प्रधानाचार्य वाले, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है बच्चों 14वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि आपका नाम अनीश है, पुल की मरम्मत ना होने के कारण यातायात ठप हो गया है और लोग दूसरे रास्ते से जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। कृपया नगर निगम के अधिकारी को ईमेल लिखें और पुल की मरम्मत जल्द कराने का अनुरोध करें। अगला है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 शब्दों में एक लघु कथा मतलब एक स्टोरी लिखना है। ठीक है, पहले तो बताऊं बच्चों ईमेल लेखन कैसे होता है, मैं आपको ये दिखा दूं। तो बच्चों आपको ईमेल लेखन के लिए ये लिखना है कि आपका नाम क्या है। सबसे पहले बंदे का नाम जो लिख रहा है,
प्राप्तकर्ता कौन है, मतलब किसको हम लिख रहे हैं, उसका नाम लिखना है। आपको एक सब्जेक्ट डालना है, यानी एक विषय डालना है कि पुल की मरम्मत की आवश्यकता। ठीक है, अब नीचे आते हैं। प्रिय नगर निगम अधिकारी, मैं अनीश, मोहल्ला कृष्ण नगर, यह पत्र लिखकर आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में स्थित पुल की मरम्मत ना होने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है, यानी बंद हो गया है। यह पुल बहुत दिनों से खराब पड़ा है और अब इसकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इसका उपयोग करना असुरक्षित है, यानी सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। पुल की मरम्मत ना होने के कारण वाहनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोग दूसरे रास्तों से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। इससे सड़क पर अत्यधिक भीड़ और यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा पुल का उपयोग करने वाले पैदल चलने वालों को भी परेशानियां हो रही है। कृपया इस पुल की मरम्मत शीघ्र करें ताकि यातायात फिर से सुचारू रूप से चल सके और लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। उसके बाद धन्यवाद भवदीय अनीश, और यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल देना। ठीक है बच्चों, ये लघु कथा है बच्चों, एक लघु कथा हमें लिखना था, जो कुछ पॉइंट्स हमारे लिखे हुए थे और संकेत बिंदु लिखे हुए थे, उसके हिसाब से मैंने ये लघु कथा लिख दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? साक्षी और मोहन परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। साक्षी ध्यान योग की सलाह देती है, जबकि मोहन समय प्रबंध पर जोर देता है। अगला है, आप इकबाल आलिशा हैं, आपको विद्यालय की छुट्टी के समय किसी की खोई हुई एक डायरी मिली है। इस संबंध में सूचना देते हुए हंसी शब्दों का सूचना तैयार करें। मैं आपको बस पहले ही बताऊंगा बच्चों आंसर, लास्ट वाला आंसर आपको दिखा दूंगा, पॉज करके उसको पढ़ लेना। संवाद है बच्चों, किस तरीके से संवाद लिखना है हमें देख लेते हैं। पहला है बच्चों, साक्षी कहती है, मोहन परीक्षा के दौरान तनाव कम करने के लिए तुम क्या करते हो? वहीं मोहन कहता है, मैं समय प्रबंधन पर ध्यान देता हूँ। साक्षी कहती है, लेकिन ध्यान और योग से भी बहुत मदद मिलती है। इस तरीके से बच्चों हम संवाद पूरा लिख देंगे। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको संवाद लिखना है, मतलब एक दूसरे को बात करते हुए लिखना है। बहुत ही ज्यादा बच्चों ईजी होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आए तो आप बिल्कुल इसको अपने एक छोटा सा स्टोरी आपके दिमाग में बनाना और बिल्कुल ये आंसर लिख देना। आपको बड़ा मजा आने वाला है ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? सूचना। सूचना मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है सूचना, ऊपर दिनांक डालना है 22 जनवरी या फरवरी, आपका जो भी एग्जाम है 20 फरवरी को डाल देना। अब प्रिय छात्रों, आज विद्यालय की छुट्टी के समय मुझे विद्यालय के मैदान में एक डायरी मिली है। डायरी पर कोई नाम या पहचान पत्र नहीं है, लेकिन इसकी कवर पर कुछ व्यक्तिगत विवरण दिए गए हैं। यदि यह आपकी हो तो कृपया कार्यालय में संपर्क करें। डायरी को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। कृपया अपनी पहचान और विवरण के साथ हमें सूचित करें ताकि हम आपको ये वापस कर सकें। उसके बाद सादर, यहाँ पे आपको इकबाल लिखना है और कक्षा 9 लिखना है, बस खत्म कर देना है। इस तरीके से बच्चों हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है पूरा। जानता हूँ लास्ट में मैंने थोड़ा सा तेज बताया, क्योंकि बच्चों को अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसको पॉज करके पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको हिंदी का अगला सैंपल पेपर करवाने वाला हूँ, लेकिन बच्चों उसकी एक डिमांड है। अगर आप हमारे इस वीडियो पे 1500 लाइक करते हो तभी मैं हिंदी का दूसरा सैंपल पेपर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर 1500 लाइक नहीं करोगे तो मैं आपको हिंदी का पेपर बाकी नहीं बताऊंगा। इसके आगे मैं इंग्लिश का बता दूंगा, साइंस का बता दूंगा, लेकिन हिंदी का नहीं बताऊंगा। अगर आपको हिंदी के और सैंपल पेपर चाहिए, क्योंकि बच्चों मैंने सिर्फ करीब 5 सैंपल पेपर बनाए हैं, लेकिन अगर मुझे उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, 1500 लाइक इस वीडियो में मिलती है, तो मैं 5 और सैंपल पेपर आपको कराने वाला हूँ। तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।